हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शब्द स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संविधान के कुछ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिना स्किप करें प्लीज़। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है और मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ हर रोज़ रेगुलर मेरे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करें। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं हो सकते। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 324 है। और आपको बता देती हूँ, भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। ठीक है। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्था में कौन सा एक लक्षण समान है? तो ये संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है, ये मूल संविधान में इनका उल्लेख किया गया है। इसलिए ये सारी चीज़ें, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग तथा क्या कहते हैं, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, जो सारे जिनका कार्यकाल एक लक्षण समान है, तो ये संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें कुछ बता देती हूँ कि इसमें आप इस हिसाब से इसको याद रख सकते हैं कि जैसे क्या कहते हैं कि जैसे चुनाव होते हैं तो तारबाजी करके, अर्थात लाइन बाई लाइन बना दिया जाता है, तार खींच दिए जाते हैं, तो आसानी रहती है वोट डालने में। तो उस हिसाब से याद रख सकते हैं कि आमूल सुधार करने से चुनाव व्यवस्था में ये तारकुंडे समिति संबंधित है। ठीक है। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोक सेवा तथा राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार, तो ये दोस्तों आपके राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? तो संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? तो दोस्तों, ये बता देती हूँ मैं आपको 1989 में। और इसमें एक क्वेश्चन और बताती हूँ। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे और इन्होंने 61वां संविधान संशोधन किया था। 61वां संविधान संशोधन किया था जिसमें मतदान की आयु, क्या कहते हैं, मतदाता की जो आयु थी, 61वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें, जिसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, जिसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह आपका सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम जो था 1994 में। ठीक है। संसद के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्तों तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया? 1994 में। ठीक है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपके मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, ये परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होते हैं। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इस दिन क्या हुआ था? प्रथम लोकसभा आम निर्वाचन हुआ था। तो लोकसभा आम निर्वाचन लोकसभा का प्रथम निर्वाचन हुआ था, तो इसलिए ये इतिहास में महत्वपूर्ण है। ठीक है। भारत में निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो मैं आपको बता देती हूँ, यह ब्रिटेन की पद्धति के अनुरूप है, क्योंकि हमारे देश में संसदात्मक शासन प्रणाली है जो कि ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो हमारा जो राष्ट्रपति है, ये प्रत्यक्ष रूप से ना चुना जाकर, मतलब गणतंत्र, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, इसलिए गणतंत्रात्मक शासन है यहाँ पर, प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन है। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं जनता के द्वारा प्रतिनिधि का चुनना। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? मतलब डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव वोट डाले जाते हैं, जैसे उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव आदि जो होते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से
होते हैं। ठीक है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये आपके चुनाव आयोग को है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसका है? चुनाव आयोग का है। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो हम बता देते हैं, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त जो था सुकुमार सेन था। ये 21 मार्च 1950 ईस्वी को बनाए गए थे। और पहले तो प्रारंभ में जो था निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय ही था, लेकिन बाद में दो अपर निर्वाचन आयुक्त 16 अक्टूबर 1989 को नियुक्त किए गए थे। दो, तो उनका कार्यकाल जो था 1 जनवरी 1989 तक ही था। बाद में 1 अक्टूबर 1993 को दो अपर निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए, तभी से ये बहुसदस्यीय आयोग हो गया है। लेकिन पहले जो था ये एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग था। ठीक है। तो सुकुमार सेन जो थे हमारे देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, जो कि 21 मार्च 1950 ईस्वी को बनाए गए थे। चुनाव के समय किसी क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो चुनाव के समय मतदान होने से 48 घंटे पूर्व, मतदान होने से 48 घंटे पहले चुनाव समाप्त करना होता है, चुनाव प्रचार बंद करना होता है। ठीक है। भारत में मतदान की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 कब किया गया? तो दोस्तों ये आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, ये 89 में, जो कि राजीव गांधी की सरकार थी। तो उस समय मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1926 में प्राप्त हुआ था। तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप इसको क्वेश्चनों को इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे मुख्य मुख्य जो आंदोलन होते हैं, जैसे महात्मा गांधी का असहयोग, वो क्या कहते हैं, सवर्णाधिकार आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था, उसके 4 साल पहले महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। सवर्णाधिकार आंदोलन हुआ था उससे 4 साल पहले। तो इस तरह से मतलब उन चीज़ों को आप एडजस्ट करके जोड़ करके याद रख सकते हैं। ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2010 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी। भारत में प्रथम आम चुनाव की वर्ष किए गए थे, किस वर्ष किए गए थे? तो आपके 1951 और 52 में लोकसभा के प्रथम आम चुनाव किए गए थे, इसलिए ये वर्ष इतिहास में जाना जाता है। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? जब समय से पूर्व हमारी कोई लोकसभा भंग हो जाती है तो मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। समय से पहले हमारी लोकसभा भंग हो जाए तो मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। और आपको बता देती हूँ, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो जाने के साथ में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो आपको बता देती हूँ, ये 7 दिन के अंदर। अगर निर्वाचन के समय वोटों के समय अगर किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो केवल 7 दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना जरूरी होता है। ठीक है। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो आपको बता देती हूँ कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं इनको नियुक्त राष्ट्रपति करता है। और निर्वाचन से संबंधित जो भाग है, मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रही हूँ, निर्वाचन से संबंधित जो भाग है वो भाग 15 संविधान में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 324 में वर्णन किया गया है। तो इन अन्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह जो है 90,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना इसका कार्य नहीं होता है। चिन्हों का आवंटन करना चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। निर्वाचन तारीखों का तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना आदि ये सभी आयोग के कार्य होते हैं, लेकिन उम्मीदवारों का चयन करना इसका कार्य नहीं होता है। उपचुनाव कराया जाता है तो उपचुनाव कभी भी कराए जा सकते हैं, उपचुनाव कभी भी कराए जा सकते हैं। ठीक है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। कौन करता है दोस्तों? तो ये संविधान करता है, क्योंकि मूल संविधान में निर्वाचन आयुक्त से संबंधित वर्णन है। ठीक है।
लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। और दोस्तों, भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, ये आपको बता देती हूँ, 6 वर्ष के लिए और 65 वर्ष की आयु। ठीक है, याद रखना, 6 वर्ष 65, 6 65, इसको इस तरह से याद रख सकते हो, 6 65 6 65, 6 5 का जोड़ा होना चाहिए, 6 5 6 5 6 5, क्योंकि 6 65 62, क्योंकि 62 में 2 का नहीं, 6 5 5 के हिसाब से याद रखना आप। ठीक है, 6 5 का मेल है इसमें। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद, ये मेरी अपनी ट्रिक है आपको बताने की, याद रखने की, तो आप इस तरह से इनको याद रख सकते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से आपको इनको याद करने का बता सकती हूँ। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ था? तो मैं आपको ये बता देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग जो था ये 1998 में, इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि जो करगिल का युद्ध हुआ था ये आपको पता ही होगा, 1999 में हुआ था, तो उससे 1 साल पहले ही ईवीएम का हमारे देश में प्रयोग हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और सबसे पहले ये भी बता देती हूँ कि इस वोटिंग मशीन का सबसे पहले पूर्ण प्रयोग जो था सबसे पहले 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पूरे राज्य में किया गया था। गोवा विधानसभा में जो था, और ये संशोधन जो था 1951 के संशोधन के द्वारा हुआ था, 1951 का संशोधन हुआ था। और सबसे पहले 1999 में गोवा में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। और ईवीएम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा विनिर्मित 6 वोल्ट की एल्केलाइन बैटरी पर कार्य करती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ था? कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ था? कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ था? तो ये आपके निर्वाचन आयोग है, भाग 15 अनुच्छेद 324। ठीक है, एक व्यक्ति क्या करता है, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता, 2 से अधिक के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता है। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या क्या थी? तो भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें महिलाओं की संख्या जो थी दोस्तों, मैं बता देती हूँ आपको, ये 15 थी। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो ये आपकी 15 थी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, रावी नदी के तट पर संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इस समिति के सदस्य नहीं थे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसको याद रखना, 22 जनवरी 1947 को किया गया था। 46 मत कर देना इसमें। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? संविधान सभा का औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन जो था ये आपके एम.एन. राय ने किया था। ठीक है, भारत में संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? तो भारत में संविधान सभा को गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन। ठीक है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई थी? तो दोस्तों ये 1936 ईस्वी में फैजपुर में। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन में 1936 ईस्वी में 1936 में फैजपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले वहां रखी गई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने अनिवार्य थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 389 सदस्य होना जरूरी था। ठीक है,
संविधान सभा के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो हमारा देश जब तक आज़ाद हुआ था तब तक उनमें सदस्यों की संख्या कब तक कितनी रह गई थी? 299 में रह गई थी, 299। ठीक है। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो आपको बता देती हूँ, ये 70 प्रतिनिधि थे संविधान सभा में देशी रियासतों के। ठीक है। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये इसका नारा था। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये थी हैदराबाद के निजाम सरकार जो थी, उन्होंने भाग नहीं लिया था। देशी रियासत थी हैदराबाद। ठीक है। भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो दोस्तों मैं बता देती हूँ, भीमराव अंबेडकर जो थे ये संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे। ठीक है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके BN राव जो हैं संवैधानिक सलाहकार हैं। ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों ये बता देती हूँ आपको, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को, अर्थात 15 अगस्त के बाद, याद रख सकते हैं 15 अगस्त के बाद कितने दिन बाद? 14 दिन बाद इसको क्या कहते हैं, संविधान की प्रारूप समिति का गठन हुआ था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो प्रस्तावना प्रस्तुत करने वाले आपके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ के तहत संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ के तहत संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों ये आपके 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं। 12 अनुसूचियाँ और क्या कहते हैं 395 अनुच्छेद तथा हैं। ठीक है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है तो बता देती हूँ, संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। और संविधान के सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो संविधान के लिए चुनाव जो थे 1946 ईस्वी में हुए थे। और आपको बता देती हूँ 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, बार बार रिपीट करवा रही हूँ जिससे कि आपको पूरा अच्छी तरह से याद हो जाए, को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और क्या कहते हैं 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी जिसमें स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको चुना गया था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।